बेटा देखो, ये आज मैं आपको क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। पिछला वीडियो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी और उसके फंक्शन का बनाया था। आई होप आपने देख लिया होगा, बहुत बेनिफिशियल है वो, आप देख लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। या उसी का आगे का एक वीडियो और है बेटा, इसी में जुड़ा हुआ, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। किडनी की यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं। देखिए मैंने बताया, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम नेफ्रॉन कहेंगे। यानी एक किडनी बहुत से नेफ्रॉन से मिलकर बनी होती है। बहुत सौ से मतलब कितने नेफ्रॉन? लगभग एक किडनी में लगभग 1 मिलियन। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। कोई आपसे पूछ ले ईच किडनी हैविंग हाउ मैनी नेफ्रॉन, तो आप बताएंगे बेटा 1 मिलियन। आंसर में या तो 1 मिलियन लिखा होगा किसी एक ऑप्शन में, या 10 लाख लिखा होगा। ठीक है, तो किडनी की फंक्शनल यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन कहलाती है। इसका दूसरा नाम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल भी है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ, वो बड़े क्लासेस में 11th क्लास में जाकर बच्चों को बताता हूँ। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट हमारी नेफ्रॉन है। एक किडनी में लगभग 1 मिलियन या 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं बच्चों। ठीक है, अगर किसी एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखूँ तो उसमें मुझे क्या क्या दिखाई देगा? जनरली जो एक नेफ्रॉन होता है उसमें ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जो कि ग्रुप ऑफ ब्लड कैपलरीज का एक जाल, एक नेटवर्क होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। अभी डायग्राम बना के समझाऊंगा आपको वो कैसा होता है। और दूसरा पार्ट इसका रेनल ट्यूब्यूल होता है, जिसमें बाउमैन कैप्सूल्स, टीसीटी जिसका पूरा नाम होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और तीसरा पार्ट इसमें हेनलेस लूप, और एक फोर्थ पार्ट इसमें डीसीटी जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी कहते हैं। एक्चुअली जो पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो पास वाला यानी बाउमैन कैप्सूल के पास वाला जो पार्ट होता है उसे पीसीटी कहते हैं, और जो बाउमैन कैप्सूल से दूर वाला पार्ट होता है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहता है। प्रॉक्सिमल का मतलब ही पास वाला, करीब वाला हिस्सा, और डिस्टल मतलब दूर वाला हिस्सा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जनरल मैंने इंट्रोडक्शन आपको भी बताया कि नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अभी इस नेफ्रॉन को जैसे मैंने यहाँ बताया कि हम इसमें ग्लोमेरुलस और ये वाले जो पार्ट डिस्कस किए, इसको मैं बाउमैन कैप्सूल का एक पार्ट बना के डिस्कस करूंगा। समझाता हूं पहले आपको कि वो कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक, ध्यान से समझेंगे। पहले किसी एक बाउमैन कैप्सूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो वो हमें कप शेप दिखाई देता है। कप शेप, ऐसे कप शेप दिखाई देगा। बाउमैन कैप्सूल का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वो हमको कप शेप दिखाई देता है, इस तरह से कप शेप। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा, कप शेप। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर इसकी डबल वॉल होती है। ये हमने शायद पहले भी बताया होगा आपको, फिर दोबारा बता दे रहे हैं। 10th क्लास में इतना ज़रूरी भी नहीं है, अगर नहीं भी बनाएंगे डबल वॉल तो चलेगा, लेकिन क्लास 11th और नीट के एग्ज़ाम के लिए इन वॉल्स के नाम भी जानना ज़रूरी है। इन वॉल्स के अलग नाम बताने के लिए मैं क्लास 11th और नीट के लिए एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा इसी चीज़ का दोबारा, उसमें कुछ डिटेल स्ट्रक्चर बाद में डिस्कस करूँगा। अभी सिर्फ मैं क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसका नाम बाउमैन कैप्सूल है। क्या नाम रखा है बेटा इसका? नाम आपको मालूम होना चाहिए, बाउमैन कैप्सूल। यहाँ लिख दे रहा है बाउमैन्स कैप्सूल। एक्चुअली बाउमैन्स कैप्सूल नाम क्यों दिया गया? सर विलियम बाउमैन्स नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पर यह नाम दिया गया बाउमैन कैप्सूल। यहाँ एक चीज़ और दिखाना है, ये जो हमारा कप शेप पार्ट बाउमैन कैप्सूल दिखाई दे रहा है, इसमें ब्लड को लाने के लिए एफरेंट आर्टरीज हैं जो आती हैं बॉडी के पार्ट से निकलकर, ऐसे आती हैं एफरेंट आर्टरीज, और ये यहाँ आके बाउमैन कैप्सूल में एक कैपलरीज का नेटवर्क बनाती हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, एक जाल टाइप का कैपलरीज का यहाँ बनने जा रहा है। ये कैपलरीज का एक नेटवर्क बन रहा है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है बेटा, इसका नाम लिख दें। ये जो होती है ये, इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल। नाम है एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं, वर्ड यूज़ किया जा रहा है आर्टीरियोल। एक्चुअली ये आई कहाँ से एफरेंट आर्टीरियोल? आर्टरी ही आगे चल के डिवाइड होके एफरेंट आर्टीरियोल में डिवाइड होती हैं। आर्टरी से ही ब्रांचेस डिवाइड होती हैं तो एफरेंट आर्टीरियोल बनते हैं, और आर्टीरियोल जब डिवाइड होते हैं तो कैपलरीज बनती हैं। कैपलरीज तो और थिन होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले आर्टरी डिवाइड होके आर्टीरियोल बनाते हैं, आर्टरी जिसमें प्योर ब्लड रहता है आर्टरी में, आपको मालूम है। तो आर्टरी डिवाइड होकर पहले एफरेंट आर्टीरियोल जो ब्लड को लेकर आता है बाउमैन कैप्सूल में,
ये मैं एरो लगा के दिखा दूं, इस तरह से ब्लड इधर आ रहा है इसके थ्रू ऐसे, ठीक है। और इफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड को लेकर वापस जाता है इस तरह से, इसका नाम है इफरेंट, ई से इफरेंट, मतलब समझ लीजिए ये इफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड को लेकर आ रहा है और इफरेंट जो ब्लड को वापस लेके जा रहा है। आप देख सकते हैं जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है ये थोड़ा चौड़ा होता है, ब्रोडर, ठीक है। हाँ, चौड़ी चौड़ी नली दिखाई दे रही है आपको, अभी बताऊंगा क्यों होती है ट्यूब पूरी, ये ट्यूब थोड़ी चौड़ी दिखाई दे रही है, कितना चौड़ापन इसमें, ज़्यादा चौड़ाई है, और इसमें देखो पतली, इसे हम नैरो बोलेंगे, नैरो, इफरेंट आर्टेरियोल नैरो, थोड़ी पतली होती है, ठीक है। और ये थोड़ी चौड़ी होती है क्योंकि ब्लड लेकर आ रही है। ये जो कैपिलरीज का है जाल टाइप का तो दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोमेरुलस। और एक बात ध्यान रखेंगे हम, ये बॉमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को अगर मैं मिला दूं तो हम बोलते हैं बेटा, इसको एक नाम दिया गया है मेल्पीजियन, मेल्पीजियन ट्यूब्यूल्स भी ये मेल्पीजियन कार्पसल्स भी कहलाती हैं, या मेल्पीजियन बॉडी भी कहलाती हैं, या इसको हम रेनल कार्पसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो दो नाम से जाना जाएगा ये, ठीक है, ध्यान करेंगे, मेल्पीजियन कार्पसल्स या रेनल कार्पसल्स के नाम जानते हैं, ग्लोमेरुलस और बॉमेन कैप्सूल को मिलाकर। तो ये मैंने जनरल एक इंट्रोडक्शन आपको बताया कि बॉमेन कैप्सूल ये वाला कप शेप पार्ट होता है, इसके अंदर जो कैपिलरीज का नेटवर्क दिखाई दे रहा है वो ग्लोमेरुलस है, इन दोनों का अगर मिला दें तो मेल्पीजियन कार्पसल्स या रेनल कार्पसल्स कहलाता है ये ऐसा, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड को लेकर आ रही हैं अंदर, इसमें बेटा नेफ्रॉन में, और इफरेंट जो लेकर जा रही हैं, एफरेंट जो लेकर ब्लड आती हैं वो काफ़ी चौड़ी होती हैं, और जो वापस लेके जाती हैं इफरेंट आर्टेरियोल जो ब्लड, वो ये थोड़ी पतली होती है, नैरो होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैंने डिस्कस किया था इसमें। अब मैं एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसमें मैंने ये इतने पार्ट आपको डिस्कस किए थे। ये मैंने बॉमेन कैप्सूल वाला पोर्शन थोड़ा समझाया ताकि आपके समझ में आ जाए बॉमेन कैप्सूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब मैं बात करूँगा एक नेफ्रॉन, जिसमें ये सारे नाम जो मैंने यहाँ लिखे हैं वो सब दिखाई देंगे, और कैसे बनता है पहले उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, बनाते कैसे हैं, ठीक, फिर उसके आगे की स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। किसी भी एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं अगर आपको बना के दिखाना चाहूँ तो वो ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखेंगे बच्चे, ये इस तरह से ऐसे करके, ये एक नेफ्रॉन है कोई, ये आगे चल के ऐसे पीछे बहुत सारे फोल्डेड, इसमें बहुत से फोल्ड हमको दिखाई देते हैं ऐसे, आप देख सकते हैं कितने सारे फोल्ड हमको दिख रहे हैं इसमें। आप मेरे साथ साथ बनाना सीख सकते हैं, 2 मिनट में आपको याद करा दूंगा, देखें ध्यान से, और भी फोल्ड हो सकते हैं ऐसे, ये फोल्ड हैं बेटा, दिख रहा है आपको, ये फोल्ड आगे जाके और पतले हो जाते हैं थोड़े से, ये थोड़ा और नैरो हो जाते हैं इस तरह से, और इस तरह से ऐसे बेटा ये यू शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे चल के, यू शेप, एक पतली यू शेप स्ट्रक्चर बन के ऊपर को यू शेप स्ट्रक्चर में, जो आगे चल के ऐसे बहुत सारे फोल्डेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है ऐसे। और यहाँ ऐसे करके हम देखेंगे, यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, बहुत से नेफ्रॉन जुड़े रहते हैं इस जगह पर। ये कलेक्टिंग डक्ट मैं एक बना रहा हूँ नीचे, इस वक्त जो मैं बना रहा हूँ ये कलेक्टिंग डक्ट होगी बेटा, ऐसे ये। तो आपने देखा पहले क्या क्या नाम है एक नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में, हमको कितनी चीज़ें दिखाई देती हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। सबसे पहले इनके नाम समझ लें ताकि समझने में आसानी हो जाए। पहले तो एफरेंट आर्टेरियोल का छोटा सा पोर्शन एक बना के आपको दिखा दूँ। ये मेरा एक बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रहा हूँ बना के ऐसे करके, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये ब्लड को लेकर जो जा रही है थोड़ी पतली ट्यूब है ऐसे करके, ठीक, ये ध्यान रखेंगे, ये थोड़ी पतली होती है ट्यूब। यहाँ पर ये कैपिलरीज का मैंने बोला आपको जाल सा बना होता है इस तरह से, कैपिलरीज का एक जाल, ये कैपिलरीज का एक जाल सा बना होता है यहाँ पर, ठीक। ये जो ब्लड लेकर जा रही थी इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ लिख दे रहा हूँ एफरेंट आर्टेरियोल। ये ब्लड को लेकर जा रही है, और जो वापस लेके ब्लड को यहाँ से निकाल के लेकर जाएगी वो इफरेंट आर्टेरियोल, वो यहाँ लिख देता हूँ
एफरेंट आर्टीरियोल, ठीक। और जो पीछे ये वाले पार्ट हमको दिख रहे हैं, इनको हम, इसका नाम आपको बता चुका हूँ पहले भी, फिर बता देता हूँ। ये बाउमेन कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल भी कहते हैं लोग, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक। और ये ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है, ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस। और ये वाला जो पार्ट हमको बेटा दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये पीसीटी, ये थोड़ा बाउमेन कैप्सूल के पीछे का थोड़ा फोल्डेड पार्ट होता है, जिसे पीसीटी कहते हैं। पीसीटी जो नीचे उतर रहा है सिर के, ये यू शेप एक पार्ट बना रहा है, यू शेप। इसमें एक आर्म नीचे आ रही है, देखिए एक आर्म नीचे को आ रही है और एक आर्म इसकी ऊपर को जा रही है। जो आर्म नीचे को आ रही है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेनले लूप, डिसेंडिंग, ये लिख दे रहा हूं यहां पर, डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेनले लूप। ये हेनले लूप है पूरा यू शेप पार्ट। एक आर्म जो नीचे जा रही है वो डिसेंडिंग आर्म ऑफ हेनलेज लूप कह रही है, और जो आर्म ऊपर को उठ रही है, ऊपर को उठ रही है, ये ऊपर को जा रही है, इसको असेंडिंग आर्म कहते हैं, असेंडिंग। ये दो वर्ड आपने पढ़े होंगे, असेंडिंग आर्म ऑफ हेनलेज लूप। डिसेंडिंग मतलब नीचे जाती हुई, असेंडिंग ऊपर उठती हुई आर्म, ठीक है। दो आर्म दिखाई, ये पूरा हेनले लूप है, ये यू शेप जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड हेनले लूप, ठीक है बेटा, ये ध्यान रखेंगे। अब हेनले लूप पीछे की तरफ जो खुल रहा है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी का फुल फॉर्म हम यहाँ बता चुके हैं, डीसीटी का फुल फॉर्म डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हमने उस समय इसका मतलब भी आपको समझाया था। बाउमेन कैप्सूल के बिल्कुल पीछे जो फोल्डेड पार्ट है वो पीसीटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बाउमेन कैप्सूल के पास वाला पार्ट है, पास वाला इसलिए पीसीटी। प्रॉक्सिमल का मतलब पास वाला, तो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी का मतलब अलग अलग नाम में वर्ड छुपा हुआ, समझ ले मतलब इसका। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, कॉन्वोल्यूटेड मतलब फोल्डेड। तो बाउमेन कैप्सूल के पीछे है इसलिए प्रॉक्सिमल है, पास वाला है, और फोल्डेड है इसलिए कॉन्वोल्यूटेड है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब फोल्ड करा हुआ। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। तो बाउमेन कैप्सूल के पीछे यानी पास वाला हिस्सा और फोल्डेड हिस्सा और ट्यूब के फॉर्म में पाया जाने वाला हिस्सा, इसलिए उसका नाम रख दिया गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो दूर दिख रहा है इसका, देखिए दूर पार्ट दिख रहा है, ये वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल क्यों है? डिस्टल का मतलब दूर वाला हिस्सा, यानी इससे दूर वाला हिस्सा। कॉन्वोल्यूटेड मतलब यहां भी फोल्डेड है, ठीक, और ट्यूब्यूल है यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, फोल्डेड दिखाई दे रहा है। तो पीसीटी जो उसके बिल्कुल पास है, डीसीटी जो दूर है। अब ये डीसीटी वाला पार्ट जहां खुल रहा है, ये वाला हिस्सा, ये इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। इसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं हम लोग, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। एक कलेक्टिंग डक्ट में कई नेफ्रॉन जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे एक नेफ्रॉन यहाँ जुड़ा है, ये पूरा एक नेफ्रॉन है, ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ अटैच हो रहा है। इसी तरह एक नेफ्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े हुए हो सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जनरल स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या होता है, कितने उसके पार्ट होते हैं, मैंने लगभग ये सारे पार्ट आपको समझाए, आपने देखा बड़े आराम से। देखिए इसमें ग्लोमेरुलस वाला पार्ट मैंने बताया था आपको, जो कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का जाल होता है, वो ये है नेटवर्क ग्लोमेरुलस। ये बाउमेन कैप्सूल दिखाई दे रहा है, ये कप शेप पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये बाउमेन कैप्सूल, ठीक। उसके पीछे पीसीटी वाला पार्ट, पीसीटी। उसके नीचे हेनले लूप, हेनले लूप की भी दो आर्म, जो नीचे जा रही हैं वो डिसेंडिंग आर्म हेनले लूप, और जो ऊपर जा रही हैं असेंडिंग आर्म ऑफ हेनले लूप। और इनके हेनले लूप के पीछे डीसीटी। ये सब नाम यहाँ लिखे थे, मैंने दिखाया। खाली स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन बनाने को आए तो आप इतना डायग्राम बना सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और यही उसके पार्ट होते हैं, ये आप बता सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, या इसका दूसरा नाम होता है यूरिन फॉर्मेशन, हाउ द यूरिन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कैसे होता है यूरिन का फॉर्मेशन, कैसे होगा, तो आपको बताना होगा। उसके लिए 3 प्रोसेस हैं जिसके थ्रू ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। यूरिन जो बनता है वो कैसे बनता है? ब्लड के फिल्ट्रेशन होगा पहले, उसके बाद ये एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद सिक्रीशन होगा। 3 स्टेप हैं जिनमें से बांटा गया है। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, तो यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस समझाने के लिए, यूरिन बनने के लिए 3 स्टेप का होना ज़रूरी है। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा स्टेप होता है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, या खाली सिक्रीशन भी कह सकते हैं, लेकिन पूरा नाम कहना चाहें तो ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो यानी यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम 3 स्टेप में बांट रहे हैं, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक रीएब्जॉर्प्शन,
और एक ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब इसमें होता क्या है, कैसे कैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है ये समझा दूँ मैं आपको। जैसे मैंने बताया था, अभी इस वाले पोर्शन में समझाता हूँ अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, आपके समझ में 2 मिनट में आ जाएगा। अभी मैंने बताया था ये एफरेंट आर्टेरियोल है, और जो ब्लड लेकर बाद में निकल के आ रही है वो इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट ए से शुरू हो रहा है नाम, ये ब्लड को लेकर आती है नेफ्रॉन में, और इफरेंट ई से शुरू हो रहा है, ये लेकर जाती है नेफ्रॉन से। तो नेफ्रॉन में जो ब्लड आ रहा है वो एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, और जो वापस जा रहा है वो इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, ये ध्यान रखना है। ए लेके आ रहा है, ई लेके जा रहा है, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो जो ब्लड, ये देखिए, ये मैंने थोड़ी चौड़ी नली बनाई है, ये थोड़ी पतली बनाई है, ये ब्रॉडर होती है चौड़ी, और ये थोड़ी नैरो होती है पतली, ठीक है। तो यहाँ ब्लड आता तो ज्यादा है, जब ब्लड यहाँ आता है तो यहाँ कैपिलरीज का एक नेटवर्क है जिसे ग्लोमरुलस कहते हैं। तो ब्लड सबसे पहले ग्लोमरुलस वाले पार्ट में आएगा। इस ग्लोमरुलस वाले पार्ट में कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का एक जाल सा पाया जा रहा है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। जब यहाँ पे ब्लड इधर एफरेंट आर्टेरियोल से निकल के ग्लोमरुलस वाले पार्ट में आता है, ग्लोमरुलस वाले पार्ट में ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, इसीलिए ग्लोमरुलस को फिल्ट्रेशन की यूनिट भी कहते हैं। 1 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, पूछ लेगा आपसे एमसीक्यू में, विच इज द फिल्ट्रेशन यूनिट इन दिस प्रोसेस। तो आपको टिक लगाना पड़ेगा, ग्लोमरुलस को फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है। ये छानती है ब्लड को, कैसे छान रही, देखो। अब जो ब्लड उतर के यहाँ एफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमरुलस वाले पार्ट में आया है, इस ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। ब्लड में वाटर भी होगा, ब्लड में साल्ट्स भी होंगे, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कई तरह के साल्ट्स होते हैं बेटा, और अमीनो एसिड्स भी होंगे, और ग्लूकोज भी होगा, ये कई सब्सटेंस इसमें मौजूद होंगे। लेकिन जैसे ही ये ब्लड जो था यहाँ पर आया, तो इस ब्लड में मौजूद जो थोड़े छोटे छोटे साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो छन छन कर ब्लड के या कैपिलरी में आते हैं ना, पहले कैपिलरी में, तो कैपिलरी में प्रेशर डेवलप होता है उनके इकट्ठे होने से। फिर थोड़ा आया, मान लो 1 लीटर ब्लड निकल के यहाँ से आधा लीटर जा पाया इधर को, तो जो प्रेशर तो यहाँ डेवलप हुआ ना पूरा उसका, 1 लीटर आया था निकल के सिर्फ आधा लीटर जा पा रहा है, तो आधा लीटर का तो प्रेशर यहीं डेवलप होगा ग्लोमरुलस वाले पार्ट में। तो यहाँ प्रेशर पड़ने से जो कैपिलरीज होती हैं, यहाँ पे ग्लोमरुलस जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, यहाँ से कुछ छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वाटर है, और ब्लड कैपिलरी उसमें ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, और साल्ट्स हैं, ये सब फिल्टर हो जाते हैं, छन जाते हैं, छन छन के ऐसे नीचे यहाँ से निकल के ऐसे करके ये नीचे इस वाले पार्ट में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, इस वाले हिस्से में, यहाँ आ जाते हैं, बॉमेन कैप्सूल वाले हिस्से में, छन छन के ब्लड में से कुछ चीज़ें छन छन के, सारी चीज़ें नहीं, जो बड़े मॉलिक्यूल होंगे, प्रोटीन्स होंगे, ब्लड प्रोटीन कभी नहीं छनती, क्योंकि उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, तो वो नहीं छन पाती, वो वापस निकल जाती है एफरेंट आर्टेरियोल की तरफ। कुछ और मॉलिक्यूल होंगे, वो भी नहीं छन पाते, वो भी वापस चले जाते हैं। लेकिन जो छन जाते हैं, जो फिल्टर हो जाते हैं, जिनका साइज छोटा होता है, वो आसानी से फिल्टर हो जाते हैं। और छन कर कहाँ आते हैं, सबसे पहले इस वाले हिस्से में आते हैं, जिसे बाउमेन कैप्सूल कहते हैं। इस छने हुए पार्ट को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं बेटा, फिल्ट्रेट। तो ये जो छनकर नीचे उतरकर आ रहे थे और ये फिल्ट्रेट इकट्ठा हो रहा था, इस प्रोसेस को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ये लिखा अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन हमने क्या लिखा, हमने बोला यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ये लिखा है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, देखो सुन लो बेटा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्लियरिंग द ब्लड, ब्लड को क्लियर करने का, ब्लड को छानने का पहला स्टेप माना जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या लिखा, दूसरा पॉइंट हमने इसमें लिखा है, थोड़ा सा यहाँ ड्रॉप आ गया है रेड कलर का, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, ये देखिए, आप देखिए यहाँ, तो ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्लियरिंग ऑफ द ब्लड। और दूसरा पॉइंट है दिस अकर इन ग्लोमरुलस। ये प्रोसेस हो कहाँ रही है, ये प्रोसेस एक्चुअली ग्लोमरुलस वाले पार्ट में हो रही है। कहाँ हो रही है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, कहाँ से हो रहा है, ग्लोमरुलस वाले पार्ट में हो रहा है। तो पहला स्टेप अल्ट्राफिल्ट्रेशन में हमने पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्लियरिंग ऑफ द ब्लड। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बेटा, दूसरा लिखेंगे दिस अकर इन द ग्लोमरुलस। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसे हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी कहना है, ये लिख दिया अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो 3 पॉइंट इसमें हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन वाले में लिखवा रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्लियरिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड क्लियर करने का पहला स्टेप माना जाता है। दिस अकर इन द ग्लोमरुलस, ये ग्लोमरुलस वाले पार्ट में होता है। दिस इज आल्सो नोन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद जो भी चीज़ फिल्टर होकर कहाँ आती है, बाउमेन कैप्सूल में आती है, डेट इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिल्ट्रेट। तो ये हमारी पहली प्रोसेस कंप्लीट हो गई। पहली प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये छन के मटेरियल हमारा यहाँ आ चुका है, यानी ये हिस्सा जो है हमारा। अब अगर खाली
पहले एक बात समझ लो आप, सिर्फ अगर इतना क्वेश्चन आता है कि ड्रा द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, तो सिर्फ इतना बनाना था जितना मैंने बना दिया है। अब इसी डायग्राम में मैं यूरिन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है वो भी समझा रहा हूं इसी डायग्राम में। केवल नेफ्रॉन का डायग्राम आता है तो सिर्फ इतनी सी बात बनाना जितना ये बोर्ड पे बना है, लेकिन अगर यूरिन फॉर्मेशन आता है तो डायग्राम तो ऐसे ही बनेगा, उसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो जाएंगी बस। तो मैं अब ऐड करके बता रहा हूं कि रीएब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन मैंने आपको समझा दिया, ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो चुका है, फिल्ट्रेट आ चुका है नीचे उतर के। अब अगला स्टेप है हमारा रीएब्जॉर्प्शन। एक्चुअली पूरा नाम इसका होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव यानी सेलेक्ट कर करके चीज़ें एब्जॉर्ब की जाती हैं। अब देखो, जो चीज़ें ब्लड से छनकर फिल्टर होकर नीचे उतर आई थी, यहाँ उतर आई थी, जिसको हम फिल्ट्रेट कर रहे थे, उसमें बहुत काम की चीज़ें भी तो थी। उसमें ग्लूकोज भी था, ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। उसमें वाटर भी था, वाटर हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। उसमें साल्ट भी थे, साल्ट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी थी वो भी आई फिल्ट्रेट होके, जो नहीं थी वो भी आई फिल्ट्रेट होके। तो कई चीज़ें आई होंगी यहाँ उतर कर। अब अगर ये फिल्ट्रेट ऐसे ही हमारी बॉडी में से होके यूरिन के रूप में बाहर निकल जाता बाहर बॉडी से, तो हमारी बॉडी में कई चीज़ों की कमी हो जाएगी। अब जो ग्लूकोज छन के आया था, ग्लूकोज ऐसे ही निकल जाएगा, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी बॉडी में। अब वाटर जो आया था, वाटर ऐसे ही निकल जाएगा यूरिन के फॉर्म में, बहुत सारा वाटर, तो वाटर की कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर। साल्ट निकल जाएंगे, साल्ट की कमी हो जाएगी। तो हमारी बॉडी ऐसा नहीं होने देती। जैसे ही फिल्ट्रेट उतर के बाउमैन कैप्सूल में आता है, ये तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। और जैसे ही ये फिल्ट्रेट पीछे की तरफ को बढ़ता है, यानी पीसीटी वाले पार्ट में आता है, तो प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसका नाम है रीएब्जॉर्प्शन। अगली प्रोसेस नंबर 2, इसे हम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी कहते हैं। यहां जो प्रोसेस स्टार्ट होगी, इस प्रोसेस में क्या होने वाला है वो समझ लो। इस प्रोसेस में एक चीज आप ध्यान रखेंगे जो होने वाली है वो ये, इस प्रोसेस में एक चीज मैं आपको बता दूं क्या होने वाला है वो समझ लो। इस प्रोसेस में जैसी फिल्ट्रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्ट्रेट कम्स इन द पीसीटी, जैसी वो पीसीटी वाले पार्ट में आएगा, इट कंटेन साल्ट। उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं बेटा? साल्ट्स, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इतनी चीज़ें उसमें मौजूद हैं जो मैंने बोली। रीअब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? द अल्ट्रा फिल्ट्रेट, अल्ट्रा फिल्ट्रेट का मतलब हमारा ये फिल्ट्रेट की बात हो रही है जो नीचे छन के आ चुका है। द अल्ट्रा फिल्ट्रेट कंटेन, यानी उस फिल्ट्रेट में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेट कंटेन साल्ट, यानी सोडियम साल्ट, क्लोरीन साल्ट, NaCl सब मौजूद होते हैं। द अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो छन के आया वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, छना हुआ। द अल्ट्रा फिल्ट्रेट कंटेन साल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। इतनी चीज़ें मौजूद थी, ये पहला पॉइंट हो गया। अब आगे क्या है? द ग्लूकोज, साल्ट, अमीनो एसिड एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब बाय वेरियस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट से, चाहे पीसीटी वाला पार्ट हो, चाहे हेनले लूप वाला पार्ट हो, चाहे डीसीटी वाला पार्ट हो, चाहे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल वाला, कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट हो, अलग अलग पार्ट से ये चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं। कौन कौन सी? ग्लूकोज, साल्ट, अमीनो एसिड्स, वाटर, ये सब रीएब्जॉर्ब हो रही है, मतलब दोबारा से एब्जॉर्ब कर रही है बॉडी। ये ब्लड वेसल्स में जाएगा, एब्जॉर्ब होकर जाएगा का मटेरियल। ये जो इफरेंट आर्टेरियल आ रहा है ना, ये पूरा एक जाल सा बना लेता है यहाँ पे, इस जगह एक नेटवर्क यहाँ बनाएगा पूरा पतली पतली वेन्स का। तो जो चीज़ें यहाँ से निकल के गुजर रही थी वो उन वेन्स के उसके आर्टरी के कॉन्टैक्ट में आती हैं और यहाँ से निकल के वो आर्टरी में चली जाती हैं। आर्टरी में डाल दिया जाता है वो मटेरियल। कौन कौन सा? ग्लूकोज का, साल्ट का, अमीनो एसिड्स का, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हम देख रहे हैं जगह जगह अलग अलग पार्ट से हो रहा है। तो सबसे पहले हम पीसीटी वाले पार्ट से बताते हैं किस चीज़ का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब देखिए पीसीटी यहाँ तो हमने लिख दिया इसमें वेरियस पार्ट। फाइनली द एंटर इनटू द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज, और फाइनली वो सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा जो यहाँ से उतर के आएंगी ब्लड कैपिलरी। अब कैपिलरी कैसे होती है वो भी समझ लो। पहले मैं बता दूं किन किन चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था, आप देख लो। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, साल्ट, सब चीज़ें यहाँ से निकल रही। देखिए यहाँ देखो किन किन चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। देखिए एक तो साल्ट, यहाँ मैं लिख रहा हूँ साल्ट, साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक, और यहाँ लिख दे रहा हूँ वाटर, थोड़ा बहुत वाटर का भी, बहुत कम मात्रा में लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब क्या होता है? अब जैसी फिल्ट्रेट उतर के नीचे आया, अभी तो ये इतनी चीज़ें रीअब्जॉर्ब हो गई, मतलब यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर ली गई हैं ये चीज़ें जितनी थी, यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो गई हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, रीअब्जॉर्ब हो गई। अब जैसी फिल्ट्रेट उतर के नीचे आया, डिसेंडिंग आर्म में आया, डिसेंडिंग आर्म में इस वाले पार्ट से सिर्फ और सिर्फ, इस वाले पार्ट से देख लें बेटा, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होने वाला है? यहाँ से जैसी फिल्ट्रेट उतर के अभी हमारा डिसेंडिंग आर्म में आता है हेनले लूप की, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है।
सिर्फ डिसेंडिंग आर्म जो होती है ओनली वाटर का रीअब्जॉर्ब करती है, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया। अब ये फिल्ट्रेट और आगे बढ़ा, अब ये असेंडिंग वाले पार्ट में पहुंच गया और यहां से सोडियम और क्लोरीन यानी NaCl, सोडियम और क्लोरीन यानी साल्ट का, सोडियम क्लोराइड साल्ट का जो है रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, ये सब चीजें इस फिल्ट्रेट जो आगे बढ़ रहा था उसमें से कुछ चीजें यहां से एब्जॉर्ब कर ली गई पीसीटी वाले पार्ट से। वो कौन कौन चीजें थी? साल्ट था, ग्लूकोज था, अमीनो एसिड था, वाटर था। इसका रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी वाले पार्ट से हो गया। अब जैसी फिल्ट्रेट, अब कुछ चीजें तो यहां से निकाल ली गई फिल्ट्रेट में से, अब फिल्ट्रेट उतर के नीचे आया हेनले लूप में। पहले वो हेनले लूप की डिसेंडिंग आर्म नीचे वाली आर्म में गया, वहां से सिर्फ और सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, सिर्फ और सिर्फ वाटर का। और जैसे ही वो असेंडिंग आर्म में पहुंचा वहां सिर्फ सोडियम और क्लोरीन आयन का रीअब्जॉर्प्शन हुआ। अब इसके तुरंत बाद फिल्ट्रेट कहां पहुंच रहा है? डीसीटी वाले पार्ट में। और डीसीटी वाले पार्ट में क्या होता है? यहां भी सोडियम और क्लोरीन आयन का, NaCl आयन और साथ साथ में बेटा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन और साथ साथ HCO3 ये वाले आयन, इनका भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है बेटा। ये इन चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो फाइनली हमने देखा once the filtrate comes in the Bowman capsule, this process is called ultrafiltration, and this filtrate goes to the first of all PCT, then the reabsorption start. Some part of the from the filtrate like salt, glucose, amino acid and water are reabsorbed from the PCT part, and descending up Henle loop always reabsorb only water, and ascending up on the Henle loop reabsorb the sodium and chlorine ion. इन दोनों इन साल्ट्स को रीअब्सॉर्ब कर लेती है। And once the filtrate goes to the DCT, here also sodium and chlorine ion, salt, water and HCO3 ion also reabsorb। तो यहाँ से तीन जगहों से अलग अलग चीजें रीअब्सॉर्ब हो रही हैं। मतलब डायरेक्ट वो यूरिन के फॉर्म में नहीं निकलेंगी बॉडी से, कुछ पार्ट यहाँ से रीअब्सॉर्ब कर लिए उस फिल्ट्रेट में से बॉडी ने, जो हमारी अभी दिखाऊंगा बना के, एफरेंट आर्टेरियोल में पहुंच जाते हैं, ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं। कुछ वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया ताकि वाटर भी ना निकल जाए, पानी की कमी ना हो जाए। कुछ साल्ट जगह जगह पार्ट से निकाल लिए गए। फाइनली यहाँ से जो फिल्ट्रेट बचा वो उतरकर नीचे आ गया। वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ से यहाँ, देखिए मैं एरो लगा के दिखा देता हूँ, यहाँ से ऐसे उतर के वो नीचे आ गया, कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच गया। अभी भी यहाँ वाटर मौजूद है उसमें, अभी वो 100% यूरिन नहीं है। जैसे ही वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है तो कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? वो सीधा फिर हेनले लूप में छोड़ दिया जा रहा है। ये चक्करबाजी है। तो अब जब वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन यहाँ कलेक्टिंग डक्ट से, क्योंकि एक नेफ्रॉन ने अपना यहाँ छोड़ा, जो भी फिल्ट्रेट था वो यहाँ छोड़ा, दूसरे ने यहाँ, तीसरे, बहुत सारे नेफ्रॉन ने मिलके सब इकट्ठा मटेरियल यहाँ छोड़ा। अब उसमें वाटर मौजूद था तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन केवल कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट से हो रहा है, सिर्फ वाटर का कलर। ठीक है, ध्यान रखना। अब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद जो भी कुछ बचा वो बाकी यूरिन रह जाता है। उस यूरिन को आगे बॉडी के कौन से पार्ट में? किडनी वाले पार्ट से। कौन सा पार्ट था? कलेक्टिंग रेनल कॉलम ऑफ बर्टनी। मैंने कल पढ़ाया था, आप पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, दो पिरामिड के बीच में जगह थी रेनल कॉलम ऑफ बर्टनी, वहाँ छोड़ा जाता है। वहाँ से वो नीचे आता है, उतर के कहाँ पहुँचता है बेटा? पेल्विस वाले पार्ट में, पेल्विस से जाता है यूरेटर वाले पार्ट में, फिर वो यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। ऐसे यूरिन बनता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, प्रोसेस। तो ये मैंने 2 स्टेप आपसे डिस्कस करें अभी। दूसरा स्टेप क्या था एक बार फिर बता दूं, जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो है जिसको हम फिल्ट्रेट कर रहे हैं, इट कंटेन, उसमें क्या क्या मौजूद होता है? उसमें साल्ट होता है, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, यूरिया होता है बेटा, यूरिक एसिड होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी मौजूद होता है। इतनी चीज़ें तो उस फिल्ट्रेट में मौजूद थी जो यहाँ छन कर आया था। ठीक है, अब उसमें से क्या क्या चीज़ें, जैसे ग्लूकोज, साल्ट, अमीनो एसिड्स और वाटर, ये रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं द वेरियस पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अलग अलग वेरियस पार्ट से इन सब चीज़ों का रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, एंड दे एंटर इनटू द सराउंडिंग्स ब्लड कैपिलरी, और ये आसपास जो सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनमें चले जाते हैं। बस इसको बोलते हैं हम सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। चलिए, सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन हमें पता चल गया कि जो फिल्ट्रेट उतर के नीचे आया था उसमें से कुछ काम की चीज़ें भी थी उस फिल्ट्रेट में, उनको दोबारा रीअब्सॉर्ब कर लिया गया ताकि बॉडी में उसका दोबारा यूज़ किया जा सके इन चीज़ों का। तो फिर तीसरा हेडिंग, ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है? ट्यूबुलर सिक्रीशन समझाने के लिए थोड़ा सा मुझे इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस वाले हिस्से को अब समझेंगे आप यहाँ से। अगर मैं ऐसे बोल दूंगा आपको समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि चीज़ देखेगी नहीं। हमने देखा था जो एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर आ रही थी और इफरेंट ब्लड को लेके जा रही थी,
तो जो इफरेंट ब्लड लेके जाती है ना थोड़ी पतली होती है, ऐसे करके दो, ऐसे करिए, ऐसे ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, यार ये पतली है थोड़ी, ये ऐसे पतली, ये जगह 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 ऐसे करके यहाँ पे ना एक जाल टाइप का सा बनाया गया, ऐसा पूरा सा जाल टाइप का सा, यहाँ से पूरा एक जाल टाइप का सा, नेटवर्क टाइप का सा बना लेती है ऐसे करके। ये देखिए ऐसे ऐसे। तो मैं दिखा दूँ यहाँ पर जगह जगह इसमें किस तरह से नेटवर्क बन रहा है आपका। ये देखिए कैपिलरीज का एक जाल टाइप का सा यहाँ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको ऐसे। ये कैपिलरीज हैं बेटा, कैपिलरीज का एक जाल टाइप का सा बन रहा है। ये देखिए इस तरह से बेटा, ये देखिए कैपिलरीज का एक जाल टाइप का सा बन रहा है। ये ऐसे करके दिखा सकते हैं बना के, ये निकल रहा है कैपिलरीज के जाल, सब चारों तरफ इसके एक जाल सा बना देंगे अलग अलग से। अब क्या होता है, सब चीजें तो निकल के जा रही थी, आपने गौर करने के बाद अब यहां से ये चीज एब्जॉर्ब हुई, रीअब्जॉर्ब हुई, वो कहां छोड़ दी गई, इन कैपिलरीज में आ गई निकल के। यहां से जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था साल्ट का, ग्लूकोज का, पीसीटी वाले पार्ट्स, अमीनो एसिड का, वो कहां जा रहा था, वो सब इन्हीं कैपिलरीज में आ रहा था। इस कैपिलरीज का भी एक नाम होता है, इसे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क। खाली कैपिलरी नेटवर्क भी लिख देते हैं कुछ लोग, आप लोग कैपिलरी नेटवर्क भी लिख सकते हैं। लेकिन नेटवर्क आया कहां से, ये जो इफरेंट आर्टेरियोल निकल के आ रहा था, यही आगे जाके छोटी छोटी ब्रांचेज में बढ़ जाता है। इस सब ब्रांचेज जो तो पीसीटी के आसपास होंगी, हेनले लूप के आसपास होंगी, डीसीटी के आसपास, इन सब के आसपास होती हैं ब्रांचेस। ये पूरा जाल सा बन जाता है। अब जो चीजें रीअब्जॉर्ब हो रही थी जगह जगह पार्ट से, वो कहां जा रही थी, वो सब इसी कैपिलरी के अंदर छोड़ी जा रही थी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क के अंदर छोड़ी जा रही थी, यानी ब्लड के अंदर छोड़ी जा रही थी। जो भी चीजें यहां से रीअब्जॉर्ब हुई, यहां से रीअब्जॉर्ब हुई, यहां से रीअब्जॉर्ब हुई, दोबारा एब्जॉर्ब हुई, यहां से रीअब्जॉर्ब हुई फिल्ट्रेट में, तो वो कहां छोड़ी गई, वो इस कैपिलरी में छोड़ी गई, ब्लड कैपिलरीज में। तो वो तो रीअब्जॉर्प्शन था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन की। ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन में ये होता है कि जो ब्लड में, इधर देखिए यहां से जो ब्लड में चीजें छन गई थी वो तो नीचे आ गई थी, वो तो फिल्ट्रेट बन गया था। अब कुछ चीजें नहीं छनी थी ना, वो वापस चली गई थी, वो वापस चली गई, वो यहां आ रही हैं इसमें। अब उसमें कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो नुकसानदायक थी बॉडी को, जैसे यूरिया है या कोई और अमीनो एसिड है, कोई और दूसरे सब्सटेंस हैं जो बॉडी में नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो यहां चले गए होंगे इधर। जब वो यहां चले गए होंगे तो इधर वाली कैपिलरी में भी मौजूद होंगे। तो उन सब्सटेंस को वापस यहां से वापस इसके अंदर छोड़ दिया जाता है। ऐसी जाते समय बोले भैया जा तो रहे हो, यहां से ये चीजें भी ले जाओ। तो जब उन सब्सटेंस को, जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं, उन्हें कैपिलरी से इस रेनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट में छोड़ा जाता है ताकि वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए, तो इसको कहते हैं हम ट्यूबुलर सिक्रीशन। यानी जो वेस्ट मटेरियल यहां पर ब्लड में मौजूद था, उस वेस्टेज को हमने कहां छोड़ दिया, देखो ये लिख दिया, यहां पे लिखा है, इट इज द रिमूवल ऑफ वेस्टेज। वेस्टेज मतलब बेकार चीजों का। इट इज द रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द सराउंडिंग्स ब्लड कैपिलरी। ये जो सराउंडिंग में, इसके चारों तरफ जो ब्लड कैपिलरी ने सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी कह रहे हैं, तो यहां से कुछ वेस्टेज है उनको छोड़ा जा रहा है। कहां छोड़ा जा रहा है, कैपिलरीज किसके अंदर छोड़ा जा रहा है। तो इट इज द रिमूवल ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज इनटू द ग्लोमुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमुलर फिल्ट्रेट का मतलब जो ग्लोमुलर वाले पार्ट से फिल्ट्रेट उतर के नीचे आया था, उसमें छोड़ दिया गया। तो उस बात जो वेस्टेज होते हैं ब्लड कैपिलरीज में, उससे वेस्टेज को कहां छोड़ देते हैं हम, इस फिल्ट्रेट के अंदर छोड़ देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सिक्रीशन। क्या कहते हैं हम, सिक्रीशन। तो इस तरह आपने देखा, ये पूरा मैटर मैंने आपको समझाया। ये पूरा 2 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर दिए। एक तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन क्या है, पूरा पहले नेफ्रॉन बना के दिखाया था, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके पहले उसे समझ सकते हैं। फिर बाद में पूरी प्रोसेस मैंने कैसे यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे यूरिन निकल कर आ रहा है, उसके बारे में मैंने समझाया। फाइनली यूरिन जो होता है वो यहाँ से निकल कर, यहाँ से बाहर निकल कर आता है ट्यूब्यूल के थ्रू, और फिर वो किडनी में छोड़ा जाता है। किडनी के रेनल कॉलम बर्टनी, वहाँ से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो 2 क्वेश्चन क्लियर किए हैं मैंने। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जो मैंने ये कैपिलरी बनाने से पहले आपको समझा दिया था कि ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है। फिर बाद में मैंने किस तरह से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। आई होप ये 10th क्लास के लिए बहुत अच्छा वीडियो था, बच्चों को बहुत इन्फॉर्मेशन इससे मिल गया होगा, आसानी होगी। ये क्वेश्चन पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा, कम से कम मिनिमम 3 या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।
अगर मेरा ये वीडियो आपको समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।